हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के हर एक पैराग्राफ के जो मेन पॉइंट्स हैं वे कुछ ही मिनटों में समझेंगे. सो इट्स अ क्विक रिवीजन. ओके, लेट्स स्टार्ट. चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्लास 12, बुक विस्तास, written by Tishani Doshi. So, introduction of the chapter. To the journey by Tishani Doshi is a expedition. Expedition क्या होता है? एक तरह से कोई अभियान या फिर कोई भी ऐसी जर्नी जहाँ पर हम किसी नॉलेजेबल थिंग के लिए हमने कोई जर्नी स्टार्ट की हो एजुकेशन पर्पज से. सो फर्स्ट पैराग्राफ, voyage means समुद्री यात्रा. The author traveled aboard the Russian research vessel Akademik Sokolsky, heading towards Antarctica, the coldest, driest and windiest continent on earth. हमारी जो ऑथर है तिशानी दोशी, वो रशियन रिसर्च वेसल, रशियन शिप जिसका नेम है अकेडमिक सोकोल्स्की, उसमें उसके थ्रू अंटार्कटिका के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करती हैं. और जहाँ का जो वेदर है अंटार्कटिका वो काफ़ी कोल्ड है, ड्राइएस्ट है, जो सबसे ज़्यादा कोल्ड है, ड्राइएस्ट है एंड विंडीएस्ट है, तेज़ हवा चलती है वहाँ पर. अब अपने रूट के बारे में बताती है यहाँ पर तिशानी दोशी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में. द जर्नी क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड वेरियस इकोस्फीयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मद्रास. और उन्होंने अपने इस रूट में क्या क्या फेस किया? 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया, 3 वाटर बॉडीज़ इट मीन्स ओशन को क्रॉस किया, और वेरियस इकोस्फीयर्स को क्रॉस करते हुए उन्होंने अपनी जर्नी मद्रास से चेन्नई से स्टार्ट की थी. तो इकोस्फीयर्स मीन्स यहाँ पर एक वो एनवायरनमेंट है, वो वेदर है जिसमें एनिमल्स, वेदर, क्लाइमेट, एवरीथिंग आते हैं, उसे इकोस्फीयर्स बोला जाता है. हमारा थर्ड पॉइंट है फर्स्ट इम्प्रेशन. उनका फर्स्ट इम्प्रेशन अंटार्कटिका में कैसा रहा? Upon reaching, the author experienced immense relief, followed by the absolute wonder at the continent's vastness and isolation. जैसे ही वहाँ पर वे हमारी जो ऑथर है पहुँची, उन्होंने इमेंस रिलीफ, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील किया क्योंकि शी वॉज टायर्ड ड्यू टू द जर्नी. लेकिन जैसे ही वहाँ पर वे पहुँची तो इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था कि वो सारी जो टायर्डनेस थी वो चली गई. और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वंडर मतलब हुई वे कि जो वहाँ पे जो कॉन्टिनेंट था वो बहुत इमेंसिटी कह सकते हैं आप, वास्टनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड आइसोलेशन का मतलब है अकेलापन. बिल्कुल एक कहते हैं ना कि बिल्कुल अकेला कॉन्टिनेंट था, उस पर मतलब कुछ भी नहीं था, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, इसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी, व्हीकल्स, ट्रीज, नथिंग देयर, ओनली आइस. यहाँ पर हमारी ऑथर ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर रही है. नेक्स्ट पॉइंट, द सेटिंग. Antarctica is a pristine environment stripped of human markers like trees, billboards, buildings, maintaining a 24-hour austral summer light and profound silence. Austral क्या होता है? सदर्न, कुछ साउथ से रिलेटेड. ओके, अंटार्कटिका जो है ना वो प्रिस्टीन है. प्रिस्टीन वो चीज़ होती है जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में होती है, ओरिजिनल जो इसकी कंडीशन है उसमें जो बनी रहती है उसे प्रिस्टीन बोलते हैं, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई एनवायरनमेंट के साथ. ओके, और यहाँ पर किसी भी तरह की ह्यूमन मार्क्स, ट्रीज, बिलबोर्ड्स, साइन बोर्ड्स वगैरह, बिल्डिंग्स कुछ भी नहीं था. और ये अपनी 24 आवर्स की जो समर लाइट होती है सदर्न में, और एक साइलेंस के साथ बना हुआ है. अंटार्कटिका के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट पॉइंट, जियोलॉजिकल पास्ट एंड गोंडवाना. अब गोंडवाना कैसे रिलेटेड है अंटार्कटिका से, ये हमें बताया जा रहा है. द सुपर कॉन्टिनेंट अराउंड 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent named Gondwana centered roughly around the present day Antarctica. उन्होंने ये बताया कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, इतने सालों पहले हमारे जो इस ग्लोब पे एक सुपर कॉन्टिनेंट था और जिसका नेम था गोंडवाना. ठीक है, और अंटार्कटिका जो आज है ये उसी का एक पार्ट हुआ करता था. ठीक है. नेक्स्ट, क्लाइमेट बैक देन. गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स. थ्राइव्ड का मतलब होता है नरिश होना, फलना फूलना. ओके, डेवलप रहा मिलियन ईयर्स विद अ वार्म क्लाइमेट. और यहाँ पर गोंडवाना में वार्म क्लाइमेट हुआ करती थी एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फना बिफोर ह्यूमन
इवॉल्व। अब ह्यूमन का भी यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, उसकी ह्यूमन बीइंग की एंट्री नहीं हुई थी जब तक इस ग्लोब पे, और यहाँ पर जो भी प्लांट्स थे, जो सब था वो बहुत अच्छे से क्या थे, क्लाइमेट वार्म थी और अच्छे से सब डेवलप थे। गोंडवाना के बारे में बताया जा रहा है 500 मिलियन ईयर्स अगो ये फ्लरिश था, अच्छे से यहाँ वेजिटेशन था, प्लांट्स फ्लावर्स सब कुछ था, लेकिन ह्यूमन बीइंग जब तक नहीं आए थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इवेंचुअली tectonic forces separated the landmass into the countries and continents were known today। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ टेक्टोनिक फोर्सेस जो होती है उससे जो कॉन्टिनेंट जो कंट्रीज़ थी उनके जो लैंड मास थे वे धीरे धीरे फ्लोट होते हुए ऊपर की तरफ, ग्लोब की तरफ फ्लोट हो गए, और जो हमारा जो अंटार्कटिका है ये सदर्न साइड, ग्लोब में साउथ की साइड में मूव हो गया। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड अंटार्कटिका, इंडिया पुश्ड नॉर्थवर्ड टू क्रैश इनटू एशिया। अब जो इंडिया भी सभी अदर कंट्रीज़ की तरह ऊपर की तरफ फ्लोट हुआ और एशिया से क्या हुआ, क्रैश हुआ, टकराया, एंड फॉर्म द हिमालयाज। और जैसे इसकी जो क्रस्ट है वो एक तरह से ऊपर की तरफ उठी, बकल हुई, तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। वाइल साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड अवे क्रिएट अ ड्रेक पैसेज, और जैसे ही साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरह ड्रिफ्ट हो गई तो अंटार्कटिका और अमेरिका के बीच में एक पैसेज बन गया, उसे ड्रेक पैसेज बोलते हैं। एंड कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिज्ड एंड आइसोलेटेड, और उसी पैसेज की वजह से जो अंटार्कटिका है वो अदर कंट्रीज से सेपरेट हो गया, और वहाँ पर ओशन की जो करंट्स हैं उनकी वजह से वो चिल्ड और विंडियस्ट कॉन्टिनेंट बन गया, और वहाँ पर जो भी किसी भी तरह का वेजिटेशन जो है वो सब खत्म हो गया। नेक्स्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर हमें बताया गया किस तरह से ह्यूमन इम्पैक्ट हुआ और क्लाइमेट चेंज हो गई। यस, ब्रीफ ह्यूमन प्रेजेंस, human civilization have existed for a mere 12,000 years of Earth's geological timeline, yet we have managed to create massive ecological havoc। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो ग्लोब पे अर्थ पे प्रेजेंट हुई है उसे आए हुए ह्यूमन को केवल 12,000 ईयर्स हुए हैं, लेकिन उसने इतने कम टाइम पीरियड में पूरी इस अर्थ पे क्या कर दिया है, कमोशन कर दिया है, रैकस मचा दिया है, एक तरह से अफरा तफरी मचा दी है। किस तरह से, एनवायरमेंटल डैमेज, पूरे एनवायरनमेंट को डैमेज कर दिया है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स एंड फ्यूल्स एंड सोरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ हैव led to global warming, ozone depletion and melting glaciers। अब ह्यूमन ने इस अर्थ पे आके सबसे पहले क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ओके, इंडस्ट्रीज़ बनाई, जो भी फ्यूल्स हैं, पेट्रोल और डीजल, इस तरह के जो भी फ्यूल्स हैं उनको बर्न किया ज़्यादा क्वांटिटी में, पॉपुलेशन बढ़ गई और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, ओजोन डेप्लीशन स्टार्ट हो गया, मेल्टिंग ग्लेशियर, जो ग्लेशियर थे बड़े बड़े वे मेल्ट होने लगे अंटार्कटिका में। अब इतना सब उसने जब नेचर के साथ क्या किया, खिलवाड़ की। वाई अंटार्कटिका मैटर्स, अब अंटार्कटिका होल्ड 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice and making it crucial for the studies past, present and climate change। अब अंटार्कटिका का मतलब क्या मैटर है, अंटार्कटिका जो है उसके जो वहाँ पर जो माउंटेन्स बने हुए हैं आइस के, काफ़ी पुराने मिलियन ईयर्स के, उनके अंदर कार्बन रिकॉर्ड्स हैं, जिनके ऊपर सर्च किया जाए या फिर उन्हें ट्रैप किया जाए तो हम अपनी अर्थ के पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के और क्लाइमेट चेंज के बारे में अच्छे से पता लगा पाएंगे। विजिबल रियलिटी, विटनेसिंग आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, ग्लेशियर रिट्रीट फर्स्ट हैंड मेक्स द रियलिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग डिनाइबल अनलाइक रीडिंग अबाउट इट्स कंफर्टेबल होम। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो इन्होंने वहाँ पर रियलिटी को देखा, जो तिशानी दोषी अपने साथ जो 52 स्टूडेंट्स के साथ गई थी, कैनेडियन जॉफ ग्रीन के साथ, इन्होंने जो वहाँ से एक्सपीरियंस लिया दैट वाज सक्सेसफुल, क्योंकि हम घर पे अपने कंफर्टेबल जोन में बैठ के हम सिर्फ उस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाके उन्होंने जो चीज़ एक्सपीरियंस किया, खुद से देखी किस तरह से जो मेल्ट हुए, जो ग्लेशियर्स किस तरह से मेल्ट हो रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो हम सुन रहे हैं वो रियल में कितना डेंजरस हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक विजिबल रियलिटी है जो काफ़ी सक्सेसफुल रही, इन द प्लेस ऑफ कि हम कंफर्टेबली अपने घर पर बैठें और चीज़ को देखें और सुनें। फोर्थ, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, headed by Geoff Green, the student on ice program,
ये इनके हेड कौन थे? जियोफ ग्रीन, जो कनाडा से बिलोंग करते थे, और इनके जो प्रोग्राम है उसका नेम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस। Program aims to take high school students to end of the earth to provide them inspiring life changing educational। तो उन्होंने इनका जो मोटिव था, एम था हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एंड ऑफ द अर्थ ले जाने का, वो यही था कि उन्हें इंस्पायर किया जाए, ठीक है, कि जो चैलेंजिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस उन्हें दिया जाए जिससे कि वे मोटिवेट हो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। टारगेटिंग फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, द प्रोग्राम स्पेशली टारगेट यूथ बिकॉज दे आर एट एन एज व्हेन दे कैन ऑब्जर्व। तो यहाँ पर फ्यूचर को टारगेट करते हुए बताया कि जो स्टूडेंट्स है पॉलिसी मेकर है और ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, इवन वे एक्ट करते हैं उनके ऊपर, एंड बिकम इफेक्टिव डिसीजन मेकर्स फॉर द प्लैनेट, और अपनी प्लैनेट को बचाने के लिए एक्ट करते हैं और इफेक्टिव डिसीजन लेते हैं। ओके, इसलिए इन्होंने उन 10th क्लास के स्टूडेंट्स को चुना जो 52 थे इस एक्सपेडिशन के लिए। So the next point is phytoplankton. Phytoplankton. Example: the microscopic phytoplankton serve as the base of the southern ocean's food chain. Any further ozone depletion will directly threaten them and impacting all marine life and birds. यहाँ पे देखो phytoplankton जो है ये एक ओशन के ऊपर एक लेयर होती है ग्रीन कलर की, और ये phytoplankton क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक है, इंसेक्ट है। ओके, इंसेक्ट नहीं कह सकते आप, एक तरह से ग्रास कह सकते हैं आप। जो इसका काम क्या है फाइटोप्लैंक्टन का? ये जो भी सनलाइट होती है उससे अपना फूड बनाता है, और फूड बनाने के बाद ये मतलब इसको जो मरीन लाइफ है, जो अदर एनिमल्स हैं सी के अंदर, उसका फूड बनता है। ओके, लेकिन इसको प्रॉब्लम क्या है? अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन हुई तो ये डायरेक्ट सनलाइट से बर्न हो जाता है और ये मतलब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो जो ऑल मरीन लाइफ है सी के अंदर, उसका जो एक तरह से फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक उसने यहाँ पे तिशानी दोशी ने हमें ये बताया कि छोटा सा फाइटोप्लैंक्टन भी कितना इंपॉर्टेंट है एक फूड चेन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, एपिफेनी वॉकिंग ऑन द फ्रोजन ओशन where 50 meters on ice lived below gave our author profound realization that the future of humanity is tightly bound to the survival of small balanced ecosystem। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा, एपिफेनी होता है एक रियलाइजेशन, कि बहुत सारे रियलाइजेशन मुझे हुए वहाँ पे। तिशानी दोशी को बहुत एकदम स्ट्रेंज रियलाइजेशन एपिफेनी कहा जा सकता है, लेकिन ये सबसे अच्छा रियलाइजेशन मुझे रहा कि जब मैं उस फ्रोजन ओशन पे जमे हुए उस ओशन के ऊपर मैंने वॉक किया और 50 मीटर्स ऑफ आइस लिव्ड बिलो, और 150 मीटर्स कहा जाएगा यहाँ पे, 50 मीटर्स में भी गलत हो गया है, 150 मीटर नीचे उसके अंदर एक लाइफ चल रही है, मरीन लाइफ चल रही है, सी एनिमल्स उसके अंदर मूव कर रहे हैं, फिशेस वगैरह, और उसके ऊपर उस ओशन के ऊपर एक बर्फ़ की मोटी परत जमी हुई है, उसके ऊपर हमारी ऑथर क्या कर रही है? वॉक कर रही हैं। गिव द ऑथर प्रोफाउंड रियलाइजेशन, और इसी चीज़ ने ये सबसे ज़्यादा उनको मतलब क्या एक सबसे ज़्यादा ग्रेट मोमेंट रही है ऑथर के लिए। एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ टाइटली बाउंड टू सर्वाइवल ऑफ स्मॉल्स, और ये भी कहा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो बिग एनिमल्स हैं दे आर नेसेसरी, एक फाइटोप्लैंक्टन जैसा छोटा एक जो पार्ट है नेचर का, वो भी नेचर को आपस में बांध के रखता है, क्योंकि एक छोटे से पार्ट की वजह से भी पूरी मरीन लाइफ क्या हो जाती है, उसका जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इस तरह से हमें एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम का बिल्ड करना चाहिए। इसी मैसेज के साथ चैप्टर का एंड होता है। सो स्टूडेंट्स, I am sure this video will very helpful for you as a revision time. It's a very lengthy chapter. If you want to take more information in less time, so you can watch this video. Bye bye, and meet again in next video. Okay, bye beta.